नमस्कार। हाँ। आज हम गोता लगा रहे हैं भारतीय संविधान के एक बेहद दिलचस्प और कह सकते हैं ताकतवर पद पर, राज्यपाल यानी कि गवर्नर। नमस्कार। हाँ बिल्कुल, ये पद काफी महत्वपूर्ण है। सोचिए, राज्य का संवैधानिक मुखिया पर चुनावा नहीं। ये कैसे होता है? क्या है इनकी शक्तियां और क्यों ये पद अक्सर चर्चा में रहता है? हमारे पास इस पर काफी जानकारी है, कुछ नोट्स हैं, संवैधानिक डिटेल्स भी हैं। तो तैयार हो जाइए, हम मिलकर खंगालते हैं इस जानकारी को और समझते हैं राज्यपाल के पद की अहमियत और बारीकियों को। बिल्कुल, राज्यपाल का पद सच में काफी अनूठा है। ये एक तरह से दोहरी टोपी पहनते हैं, एक तरफ राज्य के संवैधानिक प्रमुख और दूसरी तरफ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि। अच्छा, दोहरी भूमिका। हाँ, और यही दोहरी भूमिका इसे इतना महत्वपूर्ण और कभी-कभी आप कह सकते हैं जटिल भी बना देती है। आज हमारी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक है, तो शुरू कहाँ से करें? संविधान में राज्यपाल का जिक्र कहाँ मिलता है, मतलब कौन से आर्टिकल्स हैं? देखिए, संविधान का भाग 6 वो राज्यों की सरकार से जुड़ा है। भाग 6, ठीक है। उसी के अध्याय 2 में अनुच्छेद 153 से लेके 162 तक राज्य की कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव की बात होती है। अच्छा। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाअधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल ये सब शामिल हैं। और अनुच्छेद 153 वो सीधी सी बात कहता है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक राज्य एक राज्यपाल, सिंपल। हाँ, पर यहीं पर एक मजेदार मोड़ आता है। अच्छा, वो क्या है? 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ। 7th अमेंडमेंट, ओके। इसने एक लचीलापन जोड़ा। ओके। अब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। ओ, मतलब एक व्यक्ति मल्टीपल स्टेट्स का गवर्नर हो सकता है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि एक राज्यपाल एक ही राज्य। और इसी संशोधन ने एक और बदलाव किया था। पहले कुछ राज्यों में, खासकर रियासतों के एकीकरण के बाद, राज्य प्रमुख का पद हुआ करता था। हाँ, सुना है। उसे खत्म करके पूरी तरह से राज्यपाल का पद स्थापित किया गया। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है, खासकर अगर हम राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में देखें। आज़ादी के बाद जब रियासतें मिलीं, तो जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह जी पहले और एकमात्र राज प्रमुख बने थे 30 मार्च 1949 से। सही कहा। फिर जब 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन हुआ और ये राज प्रमुख वाला सिस्टम खत्म हुआ, तब सरदार गुरमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल बने। उनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर तो खैर 25 अक्टूबर 1956 को ही आ गया था। ये इतिहास का एक अहम पन्ना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जानना जरूरी है। चलिए, इतिहास से आगे बढ़कर नियुक्ति की प्रक्रिया पर आते हैं। अनुच्छेद 155 इसी बारे में है ना? तो राज्यपाल को चुनता कौन है या नियुक्त कौन करता है? अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है? हाँ, यहीं पर वो बात आती है जो आपने शुरू में उठाई। राज्यपाल चुने नहीं जाते, नियुक्त होते हैं, अपॉइंटेड होते हैं। हाँ, अपॉइंटेड। अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, अपने हस्ताक्षर और मुहर के साथ एक अधिपत्र मतलब एक वारंट जारी करके। राष्ट्रपति करते हैं। हाँ, लेकिन ये नियुक्ति होती है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस पर। अच्छा, सेंटर की सलाह पर। हाँ बिल्कुल। और ये सिस्टम हमने कनाडा के संविधान से लिया है वैसे। ओह, कनाडा से? जी। ये इंटरेस्टिंग है। संविधान सभा में बहस हुई होगी इस पर? हाँ, काफी बहस हुई थी। जब संविधान बन रहा था तो कुछ लोग चाहते थे कि राज्यपाल का चुनाव हो, जैसे अमेरिका में स्टेट गवर्नर्स का होता है। लेकिन आखिर में नियुक्ति वाले मॉडल को अपनाया गया। पर नियुक्ति को ही क्यों चुना, चुनाव क्यों नहीं? ये सवाल तो मन में आता ही है। बिल्कुल, और इसके पीछे काफी ठोस वजहें गिनाई गई थी संविधान सभा में। पहली, अगर चुनाव होता तो सोचिए कितना खर्चा होता, और शायद राज्य की पॉलिटिक्स में एक और पावर सेंटर बन जाता। सही बात है, दो पावर सेंटर। दूसरा, मुख्यमंत्री तो चुने हुए होते ही हैं, अगर राज्यपाल भी चुने हुए होते तो दोनों में टकराव की आशंका ज्यादा रहती। कौन बड़ा, ये सवाल खड़ा हो सकता था। ईगो क्लैश का डर। एग्जैक्टली। तीसरा, चुनावी राजनीति में अक्सर पक्षपात का डर रहता है। निर्वाचित राज्यपाल शायद किसी पार्टी लाइन से बंध जाते, जिससे उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठ सकता था। मतलब न्यूट्रल रहना मुश्किल होता। हाँ, और चौथा कारण भारत के संघीय ढांचे मतलब फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा है। हमारा सिस्टम केंद्र की तरफ थोड़ा झुका हुआ है ना? हाँ, वो तो है। तो देश की एकता बनाए रखने के लिए जरूरी समझा गया कि राज्यों पर केंद्र का कुछ नियंत्रण रहे, और नियुक्त राज्यपाल इस जरूरत को एक तरह से पूरा करते हैं। चुने हुए राज्यपाल शायद केंद्र के निर्देशों को उतनी गंभीरता से न लेते। ये तर्क तो वजनदार लगते हैं।
नियुक्ति की व्यवस्था का सीधा असर सेंटर स्टेट रिलेशन पर पड़ता है। अच्छा, अब कार्यकाल की बात करते हैं। कितना लंबा होता है राज्यपाल का टर्म? अनुच्छेद 156 इस पर रोशनी डालता है। हाँ, अनुच्छेद 156 कार्यकाल मतलब टेन्योर के बारे में बताता है। सामान्य नियम यह है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 साल तक पद पर रहते हैं। 5 साल? ठीक है। लेकिन और ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 1561 कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये शब्द सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि राष्ट्रपति, जिनकी तरफ से ये नियुक्ति केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर होती है, राज्यपाल को 5 साल पूरे होने से पहले भी हटा सकते हैं। ओह, कभी भी? हाँ, या उनका तबादला मतलब ट्रांसफर किसी दूसरे राज्य में कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि संविधान में हटाने का कोई आधार या प्रक्रिया मतलब कोई ग्राउंड्स या प्रोसेस नहीं बताया गया। बस राष्ट्रपति की इच्छा, जो असल में केंद्र सरकार की इच्छा होती है, वो काफी है। तो कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है सच में? टेक्निकली पूरी तरह नहीं। राज्यपाल चाहें तो खुद भी इस्तीफा दे सकते हैं, जो वो राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। हालांकि इस प्रसाद पर्यंत वाली बात पर अदालतों ने भी गौर किया है। 2010 में बीपी सिंगल बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि ये शक्ति मनमानी नहीं होनी चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं। अच्छा, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को हटाने के पीछे कोई ठोस तर्कसंगत कारण होना चाहिए, सिर्फ राजनीतिक पसंद नापसंद नहीं। यानी एक तरह से कोर्ट ने इस शक्ति पर थोड़ी लगाम लगाई। ये जरूरी था। हाँ, एक और दिलचस्प पहलू ये है कि अगर किसी राज्यपाल का 5 साल का कार्यकाल खत्म भी हो जाए तो वो तब तक पद नहीं छोड़ते जब तक उनका उत्तराधिकारी मतलब सक्सेसर आकर चार्ज ना ले ले। अच्छा, वैक्यूम नहीं रहता? नहीं। और हाँ, एक व्यक्ति को दोबारा राज्यपाल बनाया जा सकता है उसी राज्य में या किसी और राज्य में। रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है। ठीक है, तो कार्यकाल तय है पर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी काफी है, खासकर केंद्र के नजरिए से। अब ये बताइए कि राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता है, मतलब क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? क्या कोई खास डिग्री या अनुभव चाहिए? अनुच्छेद 157 में शायद इसका जिक्र है। हाँ, अनुच्छेद 157 योग्यताएं बताता है और ये बहुत सीधी सादी हैं। एक्चुअली सिर्फ 2 मुख्य शर्तें हैं। सिर्फ 2? क्या है वो? पहली, वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया। ये जरूरी नहीं कि जन्म से ही हो, बस नागरिक होना चाहिए। ठीक है, सिटीजनशिप। और दूसरी, उसकी उम्र कम से कम 35 साल पूरी हो चुकी हो, मिनिमम एज 35 इयर्स। बस? और कुछ नहीं? बस। संविधान में राज्यपाल पद के लिए किसी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या अनुभव का कोई जिक्र नहीं है। नहीं कोई अधिकतम आयु सीमा मतलब अपर एज लिमिट तय की गई है। अच्छा, सिर्फ नागरिकता और 33 साल की उम्र, ये तो काफी बेसिक है। अब उनकी सेवा शर्तों के बारे में जानते हैं, मतलब सर्विस कंडीशंस। पद पर रहते हुए क्या नियम लागू होते हैं? अनुच्छेद 158 इसी से जुड़ा है। बिल्कुल। अनुच्छेद 158 कुछ अहम शर्तें तय करता है। पहली, राज्यपाल संसद, लोकसभा या राज्यसभा या किसी राज्य के विधानमंडल, विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं हो सकते, मतलब एमपी या एमएलए नहीं हो सकते। अगर हुए तो? अगर कोई सांसद या विधायक राज्यपाल बनता है तो जिस दिन वो राज्यपाल का पद संभालेंगे उसी दिन से सदन में उनकी सीट खाली मान ली जाएगी ऑटोमेटिकली। ओके। दूसरी शर्त, वे कोई और लाभ का पद, जिसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, वो धारण नहीं करेंगे। मतलब कोई ऐसी पोजीशन नहीं ले सकते जहां सरकार से सैलरी या फायदा मिलता हो। ठीक है। तीसरी बात उनके वेतन भत्तों और सुविधाओं से जुड़ी है। उन्हें सरकारी आवास मिलता है, राजभवन जिसका किराया नहीं देना होता। उनके वेतन भत्ते और विशेषाधिकार संसद तय करती है, पार्लियामेंट तय करती है, पर देता कौन है, सेंटर या स्टेट? ये वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से, यानी राज्य के खजाने से। अच्छा, स्टेट के खजाने से। हाँ। कितना है आजकल वेतन? आजकल ये वेतन 3.5 लाख रुपए महीना है और ये टैक्स फ्री होता है। टैक्स फ्री, ओके। चौथी अहम शर्त यह है कि उनके कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भत्तों में कोई कटौती नहीं की जा सकती जिससे उन्हें नुकसान हो। इसे कहते हैं अलाभकारी परिवर्तन। नहीं किया जा सकता, मतलब सैलरी कम नहीं कर सकते बीच में। ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हाँ, और जैसा हमने पहले बात की थी, 7वें संशोधन के बाद अगर कोई व्यक्ति 2 या ज्यादा राज्यों का राज्यपाल है तो उसे वेतन और भत्ते किस अनुपात में, किस रेशियो में मिलेंगे, ये राष्ट्रपति तय करते हैं। खर्चा दोनों राज्य मिलकर उठाते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति तय करते हैं रेशियो। सब कुछ काफी स्पष्ट है। सेवा शर्तें पद की गरिमा और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। अब आते हैं शपथ पर।
पद संभालने से पहले शपथ भी तो लेनी होती होगी, ओथ। अनुच्छेद 159, कौन दिलाता है शपथ? हाँ, पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेना अनिवार्य है, ओथ या एफर्मेशन। राज्यपाल को शपथ उस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, हाँ। और अगर चीफ जस्टिस मौजूद नहीं है किसी वजह से, तो उस कोर्ट के जो भी सबसे सीनियर जज उपलब्ध होंगे वो शपथ दिलाएंगे। सीनियर मोस्ट जज। ओके। एक खास बात नोट करने वाली है, ज्यादातर संवैधानिक पदों की शपथ का फॉर्मेट संविधान की 3री अनुसूची मतलब 3rd शेड्यूल में दिया गया है। हाँ, लिस्ट है उसमें। पर राज्यपाल की शपथ का फॉर्मेट अनुच्छेद 159 में ही लिखा है, 3rd शेड्यूल में नहीं है। अच्छा। ये एक टेक्निकल पर अहम जानकारी है। और शपथ में क्या कहते हैं राज्यपाल, क्या खास होता है? वो ईश्वर की शपथ लेते हैं या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करते हैं कि वे पूरी श्रद्धा से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, वो संविधान और कानून का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करने की शपथ लेते हैं। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। साथ ही राज्य की जनता की सेवा और कल्याण में लगे रहने का भी वचन देते हैं। ये शब्द बहुत मायने रखते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी को दर्शाते हैं। सही बात है। चलिए अब शक्तियों पर आते हैं, पावर्स। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की सारी कार्यपालिका शक्ति मतलब एग्जीक्यूटिव पावर राज्यपाल में निहित होगी। सुनने में तो ये बहुत बड़ी बात लगती है। इसका असल मतलब क्या है जमीनी स्तर पर? देखिए, संवैधानिक भाषा में इसका मतलब है कि राज्यपाल राज्य के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, संवैधानिक प्रमुख। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। हाँ, राज्य सरकार के सारे काम औपचारिक रूप से मतलब फॉर्मली उन्हीं के नाम पर किए जाते हैं। अनुच्छेद 154 ये भी कहता है कि वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल या तो खुद करेंगे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के जरिए। अधीनस्थ अधिकारी मतलब? और यहाँ अधीनस्थ अधिकारी का मतलब है मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, मतलब चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अच्छा, तो पावर इनके थ्रू एक्सरसाइज होती है। हाँ। तो तस्वीर ये बनती है कि राज्यपाल संवैधानिक मुखिया हैं, लेकिन असली कार्यकारी शक्तियां रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद के पास होती हैं। वही जो चुने हुए होते हैं। एग्जैक्टली। वही फैसले लेती है और विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि राज्य का पॉलिटिकल हेड मुख्यमंत्री है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड राज्यपाल। और एडमिनिस्ट्रेशन का हेड कौन होता है? प्रशासन का मुखिया, यानी हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मुख्य सचिव होता है, चीफ सेक्रेटरी। ओके, ये डिस्टिंक्शन क्लियर हुआ। तो इसका मतलब राज्य सरकार का हर फैसला, हर ऑर्डर राज्यपाल के नाम से निकलता है। अनुच्छेद 166 शायद इसी प्रोसेस को बताता है। एकदम सही। अनुच्छेद 166(1) कहता है कि राज्य सरकार के सभी कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की हुई मानी जाएगी। सारे गवर्नमेंट ऑर्डर्स वगैरह। हाँ, इतना ही नहीं, अनुच्छेद 166(3) राज्यपाल को यह शक्ति भी देता है कि वे मंत्रियों के बीच काम के बंटवारे मतलब एलोकेशन ऑफ बिजनेस और सरकारी कामकाज को आसानी से चलाने के लिए नियम मतलब रूल्स बना सकें। अच्छा, ये रूल्स भी गवर्नर बनाते हैं। और मुख्यमंत्री की क्या जिम्मेदारी बनती है राज्यपाल के प्रति? क्या उन्हें राज्यपाल को रिपोर्ट करना होता है? अनुच्छेद 167 शायद इसी रिश्ते को डिफाइन करता है। हाँ, अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कुछ कर्तव्य मतलब ड्यूटीज तय करता है राज्यपाल के प्रति। पहला, मुख्यमंत्री का ये फर्ज है कि वे राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन और कानून बनाने के प्रस्तावों मतलब लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स से जुड़े मंत्री परिषद के सभी फैसलों की जानकारी राज्यपाल को दें, कम्युनिकेट करें, मतलब इन्फॉर्म रखना है। हाँ। दूसरा, अगर राज्यपाल प्रशासन या कानून से जुड़ी कोई खास जानकारी मांगते हैं तो मुख्यमंत्री को वो जानकारी देनी होगी। अच्छा, गवर्नर जानकारी मांग भी सकते हैं? बिल्कुल। और एक तीसरा दिलचस्प कर्तव्य भी है। मान लीजिए किसी एक मंत्री ने कोई फैसला ले लिया अकेले, लेकिन उस पर पूरी मंत्री परिषद ने, पूरी कैबिनेट ने विचार नहीं किया है। ऐसा हो सकता है। ऐसी स्थिति में अगर राज्यपाल चाहें तो वे मुख्यमंत्री से कह सकते हैं कि इस मामले को पूरी मंत्री परिषद के सामने विचार के लिए रखा जाए। ओह, ये तो एक तरह का चेक एंड बैलेंस हो गया। एग्जैक्टली, ये एक तरह का चेक और बैलेंस है। ये तो हुई कार्यपालिका शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब राज्यपाल की एक और अहम शक्ति पर आते हैं, क्षमादान की शक्ति, पार्डनिंग पावर। अनुच्छेद 161 ये राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से कैसे अलग है? हाँ, अनुच्छेद 161 राज्यपाल को कुछ न्यायिक या आप कह सकते हैं अर्ध न्यायिक शक्तियां देता है।
अगर किसी व्यक्ति को किसी ऐसे कानून के तहत सजा हुई है जो राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, मतलब स्टेट लॉ के अंडर। हाँ, यानी राज्य सूची या समवर्ती सूची, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट का, तो राज्यपाल उस सजा को माफ पार्डन कर सकते हैं, रोक, रिप्राइव, राहत, रेस्पाइट या कम कर सकते हैं, रिमिशन कर सकते हैं, या सजा की प्रकृति बदल सकते हैं, कम्यूटेशन। काफी सारे ऑप्शंस हैं। हाँ, लेकिन राष्ट्रपति, जिनकी क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 में है, और राज्यपाल की शक्तियों में कुछ बड़े अंतर हैं जिन्हें समझना जरूरी है। क्या अंतर है? पहला, मृत्युदंड, डेथ सेंटेंस। राष्ट्रपति मौत की सजा को पूरी तरह माफ कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं। राज्यपाल मौत की सजा को माफ नहीं कर सकते, पार्डन नहीं कर सकते। हाँ, वे सजा को कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, या उसे बदलकर उम्र कैद जैसी सजा कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं। ओके, माफ नहीं कर सकते, बस बदल सकते हैं या टाल सकते हैं। सही। दूसरा, सैन्य अदालतें, कोर्ट मार्शल। राष्ट्रपति सैन्य अदालतों द्वारा दी गई सजाओं को भी माफ कर सकते हैं। अच्छा। राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं है। कोर्ट मार्शल के मामलों में उनका कोई अधिकार नहीं। ठीक है। तीसरा, दायरे का अंतर, स्कोप का। राष्ट्रपति केंद्र सरकार के कानूनों यानी संघ सूची और समवर्ती सूची के कानूनों के उल्लंघन पर क्षमा दे सकते हैं, सेंट्रल लॉज और कॉन्करेंट लिस्ट। हाँ, जबकि राज्यपाल राज्य सरकार के कानूनों यानी राज्य सूची और समवर्ती सूची के कानूनों के उल्लंघन पर स्टेट लॉज एंड कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों कर सकते हैं। हाँ, कॉन्करेंट लिस्ट के मामलों में दोनों को शक्ति है, पर बाकी मामलों में दायरा अलग है। तो कुल मिलाकर क्षमादान के मामले में राष्ट्रपति की शक्तियां राज्यपाल से कहीं ज्यादा व्यापक हैं, खासकर मौत की सजा और मिलिट्री मामलों में। बिल्कुल सही। राष्ट्रपति के पावर ज्यादा ब्रॉड है इस मामले में। चलिए अब उस प्रावधान पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा विवादों और बहसों में रहता है, अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल। इसमें राज्यपाल की भूमिका क्या है और क्यों ये इतना सेंसिटिव माना जाता है? हाँ, अनुच्छेद 356 राज्यपाल को एक बहुत बड़ी और इसीलिए, जैसा आपने कहा, विवादास्पद शक्ति देता है। अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है या वे इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि राज्य में हालात ऐसे बन गए हैं कि सरकार संविधान के मुताबिक नहीं चल पा रही है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है। हाँ, जिसे संवैधानिक तंत्र की विफलता कहते हैं, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, तो वे राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेज सकते हैं। गवर्नर रिपोर्ट भेजते हैं प्रेसिडेंट को। हाँ, इस रिपोर्ट के आधार पर या किसी और जानकारी के आधार पर भी राष्ट्रपति असल में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मतलब सेंटर के एडवाइस पर, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा कर सकते हैं। और फिर क्या होता है? ये घोषणा होने के 2 महीने के अंदर इसे संसद के दोनों सदनों से पास कराना जरूरी होता है, सिंपल मेजॉरिटी से। 2 महीने का टाइम होता है पार्लियामेंट के पास। हाँ, एक बार पास होने पर यह 6 महीने तक लागू रहता है और इसे हर 6 महीने में संसद से मंजूरी लेकर अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 3 साल तक काफी लंबा समय है। हाँ, पर कुछ शर्तों के साथ ही 1 साल से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। और अगर संसद 2 महीने में मंजूरी ना दे तो क्या होता है? तो घोषणा 2 महीने बाद अपने आप खत्म हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी, लेकिन उन 2 महीनों तक तो वो लागू रह ही सकती है। अच्छा। आमतौर पर राष्ट्रपति शासन लगते ही राज्य की विधानसभा या तो निलंबित हो जाती है, सस्पेंड, या फिर संसद की मंजूरी के बाद भंग भी कर दी जाती है, डिसॉल्व। सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स केंद्र के पास आ जाती हैं। लेकिन इस शक्ति के दुरुपयोग के आरोप तो अक्सर लगते रहे हैं ना, खासकर सेंटर स्टेट रिलेशन में जब तनाव होता है। आपने विवादों का जिक्र किया था। हाँ बिल्कुल, यही इसकी संवेदनशीलता का मुख्य कारण है। कई बार आरोप लगे हैं कि केंद्र सरकार ने राज्यपाल के जरिए विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को अस्थिर करने या हटाने के लिए अनुच्छेद 356 का मिसयूज किया। ये तो गंभीर आरोप है। इसी पृष्ठभूमि में एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 का मामला एक ऐतिहासिक मोड़ था। लैंडमार्क केस है यह। एस.आर. बोम्मई केस, हाँ सुना है इसके बारे में। क्या हुआ था इसमें? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला न्यायिक समीक्षा, मतलब जुडिशियल रिव्यू, के दायरे से बाहर नहीं है। मतलब कोर्ट इसे जांच सकता है? हाँ, अदालतें ये जांच सकती हैं कि क्या फैसला लेने के लिए प्रासंगिक कारण, रेलेवेंट मटेरियल मौजूद थे, या फैसला मनमाना, मतलब आर्बिट्रेरी या दुर्भावनापूर्ण, मेलाफाइड था। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी सरकार के बहुमत का फैसला राजभवन में नहीं, विधानसभा के फ्लोर पर होना चाहिए। फ्लोर टेस्ट। हाँ, फ्लोर टेस्ट, मतलब गवर्नर खुद तय नहीं कर सकते कि मेजॉरिटी है या नहीं। सही, सरकार को बहुमत साबित करने का मौका मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा फैसला था। बिल्कुल। इसके अलावा सरकारी आयोग 1988, वेंकटचलैया आयोग 2002,
पुंछी आयोग 2007 जैसे कई आयोगों ने सिफारिश की है कि अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन में और बिल्कुल आखिरी हथियार के तौर पर ही किया जाना चाहिए, जब कोई और रास्ता ना बचाओ, लास्ट रिजॉर्ट। मतलब इसे बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। एग्जैक्टली। तो एसआर बॉम्बई केस ने राज्यपाल और केंद्र की शक्तियों पर एक जरूरी अंकुश लगाया। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण था। अच्छा, अब आखिर में क्या राज्यपाल को अपने पद पर रहते हुए कुछ विशेष कानूनी बचाव या छूट, मतलब इम्यूनिटीज भी मिलती हैं? अनुच्छेद 361 शायद इसी बारे में है। हाँ, अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को कुछ महत्वपूर्ण उन्मुक्तियां मतलब इम्यूनिटीज देता है, ताकि वे बिना डर के अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन कर सकें। अच्छा, क्या क्या इम्यूनिटीज हैं? पहली, वे अपने पद की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए या कर्तव्यों को निभाते हुए जो भी काम करते हैं, मतलब ऑफिशियल एक्ट्स, उसके लिए उन्हें किसी भी अदालत में जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। कोई केस नहीं हो सकता ऑफिशियल काम के लिए? नहीं। दूसरी, जब तक वे पद पर हैं, उनके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई भी क्रिमिनल केस, मतलब दांडिक कार्यवाही, न तो शुरू की जा सकती है न ही जारी रखी जा सकती है। क्रिमिनल केस से पूरी इम्यूनिटी? हाँ, कार्यकाल के दौरान। तीसरी, उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें गिरफ्तार करने या जेल भेजने के लिए कोई भी अदालत कोई आदेश जारी नहीं कर सकती। नो अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट, ये बहुत बड़ी सुरक्षा है। ये तो काफी बड़ी छूट है। पर क्या ये छूट उनके व्यक्तिगत कामों पर भी लागू होती है? मतलब पर्सनल कैपेसिटी में कुछ किया हो तो? देखिए, क्रिमिनल केस तो नहीं हो सकता, जैसा मैंने बताया, पद पर रहते हुए नहीं। ठीक है। लेकिन व्यक्तिगत कामों के लिए दीवानी यानी सिविल केस हो सकता है, पर्सनल एक्ट्स के लिए। पर उसके लिए भी अनुच्छेद 361(4) में एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? केस करने से पहले राज्यपाल को लिखित नोटिस देना होगा। उस नोटिस में केस का कारण, पार्टी का नाम, पता, राहत क्या चाहिए, ये सब बताना होगा। और नोटिस देने के कम से कम 2 महीने बाद ही केस दायर किया जा सकता है। 2 महीने का नोटिस पीरियड? हाँ, तो सिविल मामलों में पूरी छूट नहीं है, पर प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। समझ गए। तो ये सारी शक्तियां, कार्यकाल, नियुक्ति, इम्यूनिटीज, काफी कुछ है। हाँ, तो अगर हम पूरी बातचीत का सार निकाले तो ये साफ है कि राज्यपाल का पद सिर्फ एक सेरेमोनियल या रबर स्टैंप पद नहीं है, जैसा कई बार कह दिया जाता है। उनकी संवैधानिक स्थिति, केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर उनकी भूमिका और कुछ विशेष परिस्थितियों में उनकी विवेकाधीन शक्तियां, मतलब डिस्क्रिशनरी पावर्स, जैसे अनुच्छेद 356 के तहत रिपोर्ट भेजना या मुख्यमंत्री की नियुक्ति में जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत न हो तब फैसला लेना, ये सब उन्हें भारतीय संघीय व्यवस्था में एक बहुत अहम खिलाड़ी बनाती हैं। बिल्कुल, ये दोहरी भूमिका, राज्य के प्रमुख और केंद्र के एजेंट, ही इस पद को इतना अनोखा और कभी-कभी, जैसा हमने देखा, विवादास्पद भी बनाती है। सही कहा। उनकी नियुक्ति का तरीका, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्यकाल, अनुच्छेद 356 की शक्ति, ये सब बातें सीधे सीधे केंद्र और राज्यों के रिश्तों के ताने बाने को बुनती हैं। और शायद यही इस पूरी चर्चा का की टेक अवे है कि राज्यपाल का पद भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की एक धुरी है जो संतुलन और तनाव दोनों का स्रोत बन सकता है। बिल्कुल सही समझा आपने। ये पद फेडरलिज्म के बैलेंस के लिए बहुत क्रिटिकल है। आज हमने राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति और शक्तियों को काफी गहराई से समझा। अब यहाँ से एक विचारणीय सवाल उठता है जिस पर शायद हमें और सोचना चाहिए। क्या सवाल है वो? हमने देखा कि संविधान निर्माताओं ने नियुक्ति के मॉडल को क्यों चुना था, कारण भी समझे, लेकिन क्या आज के दौर में जब राज्यों की भूमिका और स्वायत्ता पर इतनी बहस होती है, नियुक्ति की ये प्रक्रिया केंद्र राज्य संबंधों में सही संतुलन बनाती है? ये तो बड़ा सवाल है। हाँ, या फिर क्या निर्वाचित राज्यपाल का मॉडल अपनी तमाम चुनौतियों के बावजूद राज्यों को ज्यादा आवाज और शक्ति दे सकता था? क्या वो ज्यादा डेमोक्रेटिक होता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, पर भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए इस पर विचार करना जरूरी है। वाकई ये सोचने वाली बात है। नियुक्ति बनाम निर्वाचन, इसके फायदे नुकसान आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी चर्चा राज्यपाल की भूमिका और शक्तियों पर। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी और रोचक लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। उम्मीद तो यही है। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे वाली होस्ट। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ। मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए।